नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन चाइना के बारे में। आप सभी को पता है शी जिनपिंग 2013 से चाइना के प्रेसिडेंट हैं, 2013, और अभी चल रहा है 2025। अब कहा जा रहा है फाइनली जो चीन की सरकार है, चीन की सत्ता है, उसमें बदलाव आने वाला है, पावर शिफ्ट होने वाली है, नए राष्ट्रपति चीन को मिलने वाले हैं। तो ये नए राष्ट्रपति कौन हो सकते हैं, शी जिनपिंग रिटायर क्यों हो रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, शी जिनपिंग के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। रिटायर होने वाले हैं शी जिनपिंग, पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी को सौंप रहे हैं अधिकार। जानिए कब मिलेगा चीन को नया राष्ट्रपति। चाइना और हमारा प्यारा इंडिया, हम दोनों की आखिर कभी बनती नहीं है। रीजन इसके हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव शी जिनपिंग, जिनका शासन अब तक शक्ति के केंद्रीकरण और कठोर नियंत्रण के लिए जाना जाता है, फाइनली अब खुद ही धीरे धीरे वो इसको विकेंद्रित कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैंने ही बनाया है, मैं ही खत्म करूंगा। तो ये इनके साथ यही हो रहा है। चलिए, वर्ष 2025 की शुरुआत में ही इन्होंने पार्टी के प्रमुख निकायों के कुछ अधिकार सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये उनके अब तक के 12 साल के सत्ता काल में पहली बार हो रहा है। 12 ईयर से वो सत्ता में है, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम जिन्होंने जब अब ये अपने अधिकार जो है पार्टी के प्रमुख निकायों को बांट रहे हैं। इससे ये कयास लगा रहे हैं कि शी हैं वो अब सेना निवृत्ति करने वाले हैं या फिर सत्ता से फाइनली वो चले जाएंगे, कोई नया सत्ता में आपका आ जाएगा। सीपीसी की बैठक में बड़े फैसले, 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के निर्देश यहां पर मिले हैं। तो 30 जून को सीपीसी के 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। बैठक की अध्यक्षता स्वयं शी जिनपिंग ने यहां पर करी थी और इस बैठक में पार्टी संस्थानों की भूमिका, संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मानकीकरण देने पर जोर दिया गया। इससे पार्टी के निकायों को स्वतंत्र निर्णय की अधिक शक्ति मिल गई। ये कदम सीधे सीधे सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया को उलटता प्रतीत होता है। 2027 में समाप्त होगा तीसरा कार्यकाल। उत्तराधिकारी की खोज या फिर सह शासन करने वाले हैं ये भी यहाँ पर पता चलेगा कि भाई ये उत्तराधिकारी लाने वाले हैं या फिर ये अब सह शासन करेंगे मिल करके। तो इनका जो तीसरा कार्यकाल है, पंचवर्षीय कार्यकाल, ये फाइनली 2027 में समाप्त हो रहा है। 2027 में 2 साल अभी बाकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संक्रमण काल हो सकता है और शायद इसके बाद से चीन में जो हर 5 साल में चुनाव प्रक्रिया और नए राष्ट्रपति को मिलने वाला जो प्रोसेस है, शायद वो भी शुरू हो सकता है कि इनके बाद कोई भी ऐसा ना हो जो इतने लंबे समय तक यहाँ पर शासन कर सके। तो ऐसी यहाँ पर कयास लगाई। जैसे हम देखते हैं ना, रूस में पुतिन जी है बने हुए, लेकिन लोग उनसे खुश हैं बिकॉज इनको पता है कि हाँ वो सही डिसीजन ले रहा है। शी जिनपिंग इतने समय से सत्ता में थे, किसी ने बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं किया। उनको पता था कि भैया डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश का, तो अगर हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है और वहां पर कोई सत्ता में इस तरीके से है तो दिक्कत नहीं है डिक्टेटरशिप में। आई थिंक फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोगों के पास रोजगार है, पर पर्सन जो कैपिटल इनकम है वो आपकी बढ़ती जा रही है। सो देयर इज नो एनी इशू। बट अगर डेमोक्रेसी को ताक पर रख दे और डिक्टेटरशिप इतनी हावी हो जाए कि देश हमारा बर्बाद होने लगे, तो यहाँ पर समस्या हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए शी की ये रणनीति कहीं सॉफ्ट एग्जिट या फिर एक शक्ति साझेदारी मॉडल की तरफ इशारा तो नहीं करती है, जहां वे थिंकिंग लीडर की भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक और पार्टी स्तरीय जो निर्णय हैं वो अन्य नेताओं को वो सौंप देंगे। यानी कि वो दूसरे को कहेंगे कि तुम निर्णय लो, लेकिन वो थिंकिंग लीडर के तौर पर काम करेंगे बैक एंड पर, और उनके द्वारा जो काम कहा जाएगा तो वो दूसरे के मुंह से निकल करके वो आपका कार्य होगा, लेकिन पीछे से सपोर्ट में वही रहने वाले हैं। तो इस तरीके की बातचीत कही जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट, क्या राजनीतिक बदलाव की मजबूरी है? ये भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है इस समय तीव्र मंदी के दौर से गुजर रही है। ये सिर्फ मुझे लगता है आज का जो पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है वो यही है। सिर्फ ये चाइना की हालत नहीं है, ये पूरे विश्व की हालत है। अमेरिका भी रेसेशन से जूझ रहा है, चाइना भी रेसेशन से जूझ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक के अपने लोवेस्ट पे है चाइना की इकोनॉमी, अगर अभी देखी जाए तो। इंडिया की बात करें,
हम रेसेशन में उतना ज़्यादा इसलिए काउंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमने अभी उतना ज़्यादा बूम ही नहीं किया, तो हमारे लिए इन सब से हट करके जो लॉस है वो थोड़ा कम है, लेकिन हो रहा है लॉस, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब हो गई, ये सब अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, भारतीय एम्प्लॉयज़ भी निकल रहे हैं उससे। तो जो कंपनियां जॉब हायर नहीं कर रही हैं, नई कंपनियां आ नहीं रही हैं, लोगों को जो नवयुवक है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, दिस इज़ द वेरी बिग प्रॉब्लम। और इससे पता चलता है कि कितना इंटरनेशनली भी रिसेशन है। ठीक है, तो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते चीन का लगभग 440 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो रहा है। रियल एस्टेट का जो सेक्टर है स्पेशली, वो पतन की कगार पर जा रहा है। बेरोजगारी दर में चाइना में वृद्धि हो रही है। यूथ डिस्कंटेंट, युवाओं में असंतोष ज्यादा हो रहा है और बढ़ता कर्ज, इन सब ने शी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये जो बढ़ता कर्ज है ना, आपने तो इतना दे भी तो रखा है दूसरों को, और दूसरों को देने के लिए आपने कहीं और से ले भी रखा है। खैर, ऐसे में राजनीतिक रूप से दबाव को कम करने और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए शी जिनपिंग अब सत्ता से हटना चाहते हैं, ये बात है यहाँ पर। ब्रिक्स सम्मेलन में गैर हाजिरी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पीछे हटते शी जिनपिंग, ये भी दिखाती है। ब्रिक्स 6 से 7 जुलाई, आज लास्ट डे है आपका, ठीक है, इसमें शी जिनपिंग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये दिखाता है कि किस तरीके से वो जो इंटरनेशनली आपके समिट्स होते हैं वो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, बशर्ते जो भी चीज़ें हो सकती हैं कि वो भारत की वजह से नहीं गए, पाकिस्तान की वजह से नहीं गए, वट एवर द रीज़न इज, बट वो इन संगठनों से हट रहे हैं। ये पहला मौका था, फर्स्ट टाइम फॉर अ वाइल, इतने लंबे समय बाद, जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद ब्रिक्स में शामिल नहीं हुए हैं। इस घटना को विशेषज्ञ उनकी स्वैच्छिक ग्लोबल रिट्रीट और बैक सीट डिप्लोमेसी का संकेत मान रहे हैं, जो उनके कार्यकाल के अंतिम चरण में दिख सकता है। शी जिनपिंग शक्ति के शिखर से संभावित विदाई तक की बात करते, पूरा जानते हैं इतिहास कि कैसे इस व्यक्ति ने चाइना को वहां तक पहुंचाया है जहां पर पूरा विश्व इनकी स्ट्रैटेजी का लोहा तो मानता है। एटलीस्ट मुझे तो चाइना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर लगता है, राइट, कि शायद इंडिया को भी वो अपनाने चाहिए, शायद हम भी फिर उससे और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। 2012 से बात करते हैं, शी जिनपिंग ने कहाँ से अपनी शुरुआत करी थी और कहाँ पर हैं। 2012 से सीपीसी महासचिव के रूप में इन्होंने सत्ता संभाली। 2013 में ये राष्ट्रपति बने थे, और मैंने आपको शुरुआत में बोला था 2013 से कोई व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति बना है। नाउ टाइम इज 2025, जहाँ पर वो धीरे धीरे अपने ही रिटायरमेंट की कहानी खुद बुन रहा है। तो मैं ही अपनी कहानी का हीरो हूं, ये शी जिनपिंग ने बताया भाई साहब। 2016 में कोल्ड लीडर घोषित किए गए, एक उपाधि जो अब तक केवल माओ जेडोंग को दी गई थी। उन्होंने करप्शन विरोधी मुहिम चला करके सैकड़ों अधिकारियों को उसी समय हटाया जब जैसे ही सत्ता में आए। हांगकांग और शिनजियांग पर कठोर नीतियां इन्होंने लागू करी हैं। कार्यकाल की समय सीमा हटा करके आजीवन सत्ता के मार्ग को इन्होंने प्रशस्त कर दिया। आते ही वही मतलब डिक्टेटरशिप इन्होंने शुरू करी थी। फाइनली चाइना में यही डिक्टेटरशिप लेकर के आए थे। अब वही नेता अपनी शक्तियों को बांटते हुए दिख रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है चाइना की राजनीति का। भविष्य की रूपरेखा, चीन की सियासत का नया चेहरा। विश्लेषकों के अनुसार सीपीसी में अब नए युवाओं चेहरों को उभरने का प्रयास हो सकता है। संघाई गुट और ली क्यांग जैसे नेताओं को अधिक अधिकार मिल सकते हैं। चीन ने शासन मॉडल में सेंटर टू कलेक्टिव ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है। शी जिनपिंग संभवतः पार्टी के अंदर गाइडिंग लीडर की भूमिका में रह सकते हैं, जैसे आपका डे शिंगयोपिंग ने 1990 के दशक में निभाई थी। सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। स्थापना की बात करें, 1 जुलाई 1921 को आई। स्थापित नेता इनके थे चेन डियूशी और ली ताजाओ। स्थापना जो स्थान है इसका वो हो जाता है आपका संघाई चीन। ये पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद पर आपकी आधारित हो जाती है। उद्देश्य, सीपीसी का उद्देश्य क्या है? समाजवाद का निर्माण करना, कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना, चीन राष्ट्र का उत्थान और नेतृत्व को बनाए रखना। चीन में भूमिका, सीपीसी ही चीन की एकमात्र सत्तारूढ़ पार्टी है। चीन का संविधान कहा जाता है। सीपीसी देश का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व है। ये एक तरीके से चीन का संविधान कहा जाता है, ठीक है। ये पार्टी सरकार, सेना, अदालत, मीडिया, स्कूल सभी पर अपना नियंत्रण हासिल करती है। एंड दिस इज एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन if we're talking about the Chinese constitution. So there is a party, particular party which is CPC, उसका सभी के ऊपर आपका आधिपत्य हो जाता है, राइट।
संगठनात्मक संरचना की बात कर लेते हैं, कौन कौन है इसमें। एक राष्ट्रीय कांग्रेस होता है, हर 5 साल में एक बार इसकी बैठक होती है, 2022, अगली बैठक 2027 में। केंद्र सीमित, पार्टी में लगभग 200 प्रमुख सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। पोलित ब्यूरो, केंद्रीय समिति का शक्तिशाली 24 सदस्यीय एक हिस्सा है। पोलित ब्यूरो स्थायी समिति, ये सबसे शक्तिशाली 7 सदस्यों और शी जिनपिंग इसमें सदस्य हैं, इसका एक पार्ट होता है। महासचिव जो कि पार्टी प्रमुख होता है वो इस समय शी जिनपिंग है। सीपीसी और सरकार संबंध, सीपीसी चीन की सरकार को सीधे नियंत्रित करता है, सीधे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद सभी पदों पर सीपीसी के चयनित नेता ही बैठे हुए हैं इस समय, और जनता की सीधे वोट देने की कोई भूमिका इसमें होती ही नहीं है, इसीलिए वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। डेमोक्रेसी जहां पर जनता चूज कर रही है अपने नेताओं को, और इन चाइना जनता चूज ही नहीं करती अपने नेता को। देयर इज अ पर्टिकुलर पार्टी जो चूज करती है सबको, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका संसद हो, राइट। तो सभी पर आपका सीपीसी है। सीपीसी की विचारधारा क्या है? माओवाद 1949, 1976, कठोर समाजवाद की बात करते हैं। डेंगवाद आता है आपका 1978 से 1990s में, जहां पर आर्थिक सुधार की बात की गई, बाजार आधारित जो समाजवाद है इस पर बात की गई। इसके बाद आती है शी जिनपिंग की विचारधारा जो 2012 से शुरू हुई, केंद्रीकृत सत्ता की बात उन्होंने करी और अभी तक ये चल रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात करी, भ्रष्टाचार विरोध और वैश्विक प्रभुत्व की आकांक्षा की बात करी। सीपीसी की आलोचना, मानवाधिकार का उल्लंघन, जैसे कि इन्होंने हांगकांग, शिनजियांग में उइगर मुसलमान जो थे उनके मामलों में इन्होंने क्या किया, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, उनको एक बंकर में बंद कर दिया, उनको बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं, उनका जबरन नसबंदी करवाया गया। तो पूरी तरीके से जो मुस्लिम है वहां से वो हटाने की बात कर रहे हैं कि हमें मुस्लिम चाहिए नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण, राजनीतिक विरोध की अनुमति नहीं है, इंटरनेट सेंसरशिप की बात यहाँ पर कही जाती है। सीपीसी की स्थापना कब हुई? 1920, 1921, 1949 या फिर 1935। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।